हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन और पीडीएफ जो है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ब्रीफ का क्या अर्थ है, ठीक है। ब्रीफ जो है उसका क्या अर्थ है? न्यायाधीश का निर्णय, वकील द्वारा तैयार की गई केस की जानकारी, न्यायालय का आदेश, आरोपी का बयान। ठीक, आपका इसका जो राइट आंसर है वह हो गया क्या? वकील द्वारा तैयार की गई केस की जानकारी। ठीक, अब देखते होंगे आप घर में भी अगर या फिर कहीं भी हम जाते हैं या हमें हमसे कोई बात कर रहा होता है और अगर वो ज्यादा शॉर्टकट में कोई भी चीज बताता है तो हम क्या बोलते हैं? थोड़ा ब्रीफ में बताइएगा। तो ये हमारा लीगल टर्मिनोलॉजी का क्लास है। तो वकील भी अगर कोई केस तैयार करता है तो वो उसे क्या करता है? ब्रीफ में ही बनाता है। मतलब कि आपका कि ब्रीफ वह दस्तावेज है जिसमें केस की मुख्य जानकारी और तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। जिस भी केस के लिए वकील जो है कि तैयार करता है केस, उसमें क्या करता है? ब्रीफ का मतलब आपका यही होता है कि मुख्य जानकारी और तर्क प्रस्तुत जो है वो उसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका रीट। ठीक है, क्या है? रीट का क्या अर्थ है? कानूनी अधिकार, न्यायालय का विशेष आदेश, दंड प्रक्रिया या फिर गवाही का रिकॉर्ड। ठीक, तो रीट जो है आपका वह हो गया न्यायालय का विशेष आदेश। क्या हो गया? न्यायालय का विशेष आदेश। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। रीट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला आदेश है। रीट जो है आपका किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाने वाला आदेश। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका प्यून का। ठीक है, प्यून का पीडीएफ नोट्स जो है आपका मैथ, हिंदी और इंग्लिश 99 रुपीज में जो है आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ऐप को इंस्टॉल करके इस कोर्स को ले सकते हैं। ठीक, ये आपका है कलर का टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट सारे बच्चों के लिए दिया गया है और 30 मॉक टेस्ट जो है आपका वह जो है पेड है। तो आप इसे भी जाके ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से जो कि आपका जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। अब जब एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाती है तो तब हम लोग क्या करते हैं? मॉक टेस्ट से ही हम अनुमान लगाते हैं कि हमें कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो किसी भी एग्जाम के लिए आपका जो है मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जाके मॉक टेस्ट के लिए आप जरूर से जरूर इस मॉक टेस्ट पीडीएफ को मतलब कि टेस्ट सीरीज को परचेज करें। आपको जाना है, ठीक है, टेस्ट सीरीज में जाना है। टेस्ट सीरीज में जाने के बाद आपका एक बाय नाउ का और व्यू डेमो का आता है। व्यू डेमो में जाइएगा तो आपको डेमो मिल जाएगा। बाय नाउ में जाइएगा तो आपको इस तरीके का जो है पेज ओपन होता है। आप यहाँ पे जाके टेस्ट टाइटल कीजिएगा तो आप यहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं और बिहार सिविल कोड कलर टेस्ट सीरीज में आपको सारा का सारा दिख जाएगा कि कितने टेस्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं। लगभग 24 या 25 टेस्ट जो है आपका अपलोड हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रॉक्सी का क्या अर्थ है? क्या है प्रॉक्सी का जो अर्थ है वह क्या है? अस्थायी प्रतिनिधि, अस्थायी सदस्य, गवाह या फिर न्यायाधीश। ठीक, तो प्रॉक्सी का जो आपका अर्थ है वह है आपका अस्थायी प्रतिनिधि। क्या है? अस्थायी प्रतिनिधि। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। प्रॉक्सी का अर्थ है किसी और के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति। क्या हो गया? किसी और के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति यानी कि अस्थायी प्रतिनिधि। अब अभी आप देख सकते हैं कि एग्जाम जो हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, आप अभी जैसे कि अभी एसएससी का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक हो गया था। उसमें क्या हुआ था? जिस बच्चे का एग्जाम था वो नहीं बैठा था, लेकिन हाँ उसकी जगह पे कोई और जाके एग्जाम दे रहा था। मतलब कि उसके स्थान पे कोई और अप्रत्याशी हो गया, अस्थायी प्रतिनिधि, जिसका मतलब अगर जॉब लगता है तो जो नहीं बैठा है उसका जॉब लगता है, जो बैठा है उसका जॉब नहीं लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिरौती का क्या तात्पर्य है? कानूनी दस्तावेज, अपराधी द्वारा मांगी गई धनराशि, संपत्ति का हस्तांतरण और गवाही देना। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो गया वह हो गया अपराधी द्वारा मांगी गई धनराशि। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। फिरौती वह धनराशि होती है जो किसी को छुड़ाने के लिए अपराधी मांगता है।
ठीक। अब जैसे क्या होता है कि जब किसी का किडनैप हो जाता है, किसी को उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, और तब उसके गार्जियन को कॉल करके बोला जाता है कि मुझे इतने पैसे दे दो तब मैं आपके बच्चों को छोड़ूंगा, तो ये आपका फिरौती हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि अदालती सम्मान क्या है। ठीक है, कानूनी दस्तावेज, न्यायालय का आदेश, गवाह को बुलाने का आदेश और सभी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है कानूनी दस्तावेज, न्यायालय का आदेश और गवाह को बुलाने का आदेश, यानी कि तीनों के तीनों। तो अदालती सम्मन जो है आपका वह हो गया तीनों, यानी कि कानूनी दस्तावेज भी, न्यायालय का आदेश भी और गवाह को बुलाने का आदेश भी। अदालती सम्मन एक आधिकारिक दस्तावेज है जो व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश देता है। क्या है? अदालती सम्मन जो है आपका, यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो कि व्यक्ति को क्या करता है, न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश देता है। अब किसी पे केस हो गया, ठीक है, अब केस हो गया तो उसे अदालत में तो उपस्थित होना पड़ेगा। अगर वो क्या बोलते हैं, जब कोर्ट में आपका जाता है केस, तो वहां पे अगर वो उपस्थित नहीं होता है तब एक दस्तावेज जो है अदालती सम्मन का जो है वो दिया जाता है, लागू किया जाता है, जिससे कि उसे कोर्ट में हियरिंग में जो है उसे पहुंचना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि बेल का क्या अर्थ है। ठीक है, अपराधी को सजा देना और अस्थायी रिहाई, मुकदमे का फैसला, गवाह को बुलाना। ठीक, अब बेल का जो फैसला है वह है अस्थायी रिहाई। क्या है? अस्थायी रिहाई। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। बेल का अर्थ है आरोपी को न्यायालय में सुनवाई के दौरान अस्थायी रूप से रिहा करना। अब कोई व्यक्ति जो है वो किसी केस में, किसी मुकदमे में जो है वो पकड़ा गया है, ठीक है, अब उसे बेल चाहिए, तो बेल क्या करता है, मतलब कोर्ट क्या करता है, एक बेल देता है जिसमें आपका एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, लिमिट होता है कि आप इतने दिन तक बाहर रह सकते हैं, आपके ऊपर वो केस चल रहा है, बस आप जो है लॉकअप में नहीं रहिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया बेल का जो है ये प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एफिडेविट का तात्पर्य क्या है। गवाही, लिखित शपथ पत्र, मुकदमा, दंडादेश। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर जो हो गया वह हो गया लिखित शपथ पत्र। क्या हो गया? लिखित शपथ पत्र। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। एफिडेविट एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति शपथ के तहत जानकारी प्रस्तुत करता है। अब क्या होता है कि हम ले लेते हैं ना, इसका एस्ट्रोग्राफर का इंटरव्यू हुई, किसी के पास अगर कोई पेपर, किसी चीज का भी अगर हम इंटरव्यू ले लेते हैं, तो अगर हमारे पास वो पेपर नहीं है तो हम किसी लॉयर से जो है उसका एफिडेविट बनवा के हम जो है वो इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इससे क्या हो गया कि हमारे पास जो है लिखित दस्तावेज है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि पिटिशनर कौन होता है। ठीक है, पेटिशनर कौन होता है, ये आपका गलत है। क्या हो गया? पेटिशनर कौन होता है? ठीक है, न्यायाधीश, याचिका दायर करने वाला, गवाह, अभियुक्त। तो अगर देखा जाए तो पेटिशनर कौन होता है? याचिका दायर करने वाला, जो कि पेटिशन देता है। ठीक है, क्या करता है? जो कि अदालत में पेटिशन देता है। अभी जो है किसी भी एग्जाम का ही हम बात कर लेते हैं, या फिर आप गांव में भी किसी चीज का, जहां आप रहते हैं वहां देख लीजिएगा, कोई ऐसा चीज हुआ जैसे कि किसी ने किसी को मारा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पहले जाके एक पेटिशन देते हैं, पेटिशन देने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। तो पेटिशनर जो होते हैं वही होते हैं याचिका दायर करने वाला। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। पेटिशनर वह व्यक्ति है जो अदालत में याचिका दायर करता है। क्या करता है? अदालत में याचिका दायर करता है। रिटेनर क्या अर्थ क्या है? ठीक है, कानूनी सलाहकार की फीस, न्यायालय का आदेश, संपत्ति का दस्तावेज या फिर किसी केस की गवाही। ठीक, तो रिटेनर जो है आपका वह क्या हो गया? कानूनी सलाहकार की फीस। रिटेनर वह शुल्क है जो वकील को उसके परामर्श के लिए दिया जाता है। अब देखिए, हम कहीं वकील के पास गए किसी केस को लेके, ठीक है, अब वो क्या करेगा, जब हमें परामर्श देगा, यानी कि सलाह देगा कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करेगा? रिटेनर हो गया। यानी कि रिटेनर कानून का जो वो हमें सलाह दे रहा है, वो हमें बताता है आपके ऊपर कौन सा आर्टिकल लग सकता है, कौन सा नहीं लग सकता है, इसके लिए हम उसे क्या देते हैं? एक फीस देते हैं।
ठीक। अगर कोर्ट में आपका लॉयर जो है वो केस भी लड़ता है तो उसे भी हम लोग क्या देते हैं, फीस देते हैं, तभी वो कोर्ट में जाके केस लड़ता है, अदरवाइज जो है वो कोर्ट में जाके आपका केस नहीं लड़ेगा। ठीक, तो क्या हो गया, रिटेनर का अर्थ हो गया कानूनी सलाहकार की फीस। नेक्स्ट है कि आपराधिक मामला क्या होता है। ठीक है, क्रिमिनल केस जो है वह क्या होता है, संपत्ति से संबंधित मामला, कानूनी विवाद, अपराध से संबंधित मामला या फिर संवैधानिक मामला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपराधिक मामला यानी कि क्रिमिनल केस। तो ये हो गया आपका अपराध से संबंधित मामला। आपराधिक मामला वह है जो कानून के उल्लंघन और अपराध से संबंधित हो। किससे उल्लंघन, कानून के उल्लंघन और अपराध से संबंधित हो, वो आपका आपराधिक मामला हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि सिविल मामला यानी कि सिविल केस का अर्थ क्या है, आपराधिक विवाद, संपत्ति, परिवार या अन्य निजी विवाद, सरकार से संबंधित मामला, दंड प्रक्रिया। तो आपका जिसका राइट आंसर हो गया वह हो गया संपत्ति, परिवार या अन्य निजी विवाद। सिविल मामला यानी सिविल केस में जो है आपका वो संपत्ति, परिवार या अन्य निजी विवाद जो है, इस केस को लेके आप सिविल केस में सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। सिविल मामला उन विवादों से संबंधित होता है जो नागरिक अधिकारों और संपत्ति से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है कि जमानतदार, ठीक है, कौन होता है, जमानतदार जो होता है वह कौन होता है, न्यायालय का अधिकारी, आरोपी के लिए जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति, सरकारी गवाह, पुलिस अधिकारी। ठीक है, तो आपका जिसका राइट आंसर हो गया वह हो गया आरोपी के लिए जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति। ठीक, क्या हो गया, आरोपी के लिए जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति यानी जमानतदार। ठीक है, अब किसी को जमानत मिल गया, ठीक है, अब उसकी कोई तो लेगा ना, हाँ अब ये कोई काम नहीं, ये ऐसा काम नहीं करेगा, उसे हम जमानतदार कहते हैं। तो ये क्या हो गया, जो आरोपी है उसके लिए वो जिम्मेदारी लेता है कि अब जो है ये काम ये नहीं करेगा। वैसे जैसे कि आपका बैंक में होता है, जब आप किसी लोन लेने जाते हैं किसी भी लोन को, तो वहां पे आपसे क्या मांगता है कि कोई ऐसा हो उस बैंक में आपका रिलेटिव या फ्रेंड्स कोई भी ऐसा जो ये जिम्मेदारी ले कि अगर आप वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो वो लोन कौन देगा, वो देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया आपका ये डिग्री, क्या हो गया, डिक्री का तात्पर्य क्या है। ठीक है, मुकदमे का निर्णय, न्यायालय की प्रक्रिया, गवाह का बयान या फिर दंडादेश। ठीक है, तो मुकदमे का निर्णय क्या हो गया, मुकदमे का निर्णय यानी कि डिक्री एक अदालत द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय है। क्या है, डिक्री जो है आपका अदालत द्वारा दिया गया ये उसका अंतिम निर्णय है। जब किसी केस पे अंतिम तरीके से आपका जो है फैसला सुना दिया जाता है उसे हम डिक्री कहते हैं। ठीक, ये भी आपका चलिए क्लियर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, मुकदमे का निर्णय, ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है साक्ष्य यानी कि एविडेंस का क्या तात्पर्य है, गवाह का बयान, अपराध से जुड़े तथ्य, अदालत में पेश किया गया प्रमाण, न्यायालय का आदेश। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है अदालत में पेश किया गया प्रमाण, एविडेंस। ठीक है, साक्ष्य वह प्रमाण है जो किसी मामले में सत्य को स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जब कोई केस होता है कोर्ट में, ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। अगर आप सच्चे भी हैं लेकिन एविडेंस अगर आपके खिलाफ होता है तो आप वहां पे झूठे बन जाते हैं। एविडेंस का अदालत में यही महत्व है। ठीक है, अगर एविडेंस किसी के भी, अगर कोई मर्डर है, ठीक है, अगर वो मर्डर करके आया है लेकिन एविडेंस उसके खिलाफ ना हो के किसी और के खिलाफ है तो वो मर्डर छूट जाएगा, लेकिन जो मर्डर नहीं किया है वो उस एविडेंस के हिसाब से उसे सजा मिल जाएगी। तो एविडेंस का जो है अदालत में काफी महत्व होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अधिवक्ता। ठीक है, अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट कौन होता है, न्यायाधीश, वकील, गवाह या फिर अभियुक्त। ठीक है, अभियुक्ता। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, वकील। ठीक है, अभिवक्ता वह व्यक्ति है जो न्यायालय में किसी पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करता है। वकील जो होता है, एडवोकेट जो होता है, वह अदालत में क्या करता है, अगर आपके साइड से है
क्योंकि हमेशा अदालत में दो पक्ष होंगे, एक जो गुनाह किया होगा और एक जो गुनाह नहीं किया होगा। तो जब दो पक्ष होंगे तो एडवोकेट क्या करते हैं, दोनों के एडवोकेट दोनों की बातें जो है वो जज के सामने रखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वकील कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि अभियुक्त का क्या अर्थ है। अभियुक्त का क्या अर्थ है, गवाह, अपराध करने का आरोपी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश। ठीक है, तो अभियुक्त का जो अर्थ हो गया वह हो गया अपराध करने का आरोपी व्यक्ति, यानी कि अभियुक्त वह व्यक्ति होता है जो जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया। ठीक है, अब किसी पे क्या कर दिया जाता है कभी कभी कि बिना वजह बेवजह उस पे क्या कर दिया जाता है, अपराध करने का आरोप जो है वो लगा दिया जाता है, जिसे हम अभियुक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, अपील का क्या तात्पर्य है। क्या हो गया, अपील का क्या तात्पर्य है। ठीक है, नया मुकदमा दायर करना, उच्च अदालत में पुनर्विचार के लिए आवेदन, गवाह को बुलाना, या फिर न्यायालय का आदेश। तो अपील का अर्थ होता है आपका, तात्पर्य होता है उच्च अदालत में पुनर्विचार के लिए आवेदन। ठीक है, यानी कि अपील एक प्रक्रिया है जिसके तहत निचली अदालत के निर्णय को उच्च अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ठीक, अब देखिए हम पहले कोर्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने क्या किया, अपना फैसला सुना दिया, लेकिन हम उस फैसले से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो अब तब हम जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और लेकिन जब तक हम उनके जज से, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के जज के डिसीजन से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम उस पे जो है अपील कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, चलिए नेक्स्ट है, एफआईआर का पूरा रूप क्या है। एफआईआर का जो है पूरा रूप क्या है। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या फिर फाइल एंड रजिस्ट्री। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। एफआईआर वो प्रारंभिक रिपोर्ट है जो किसी अपराध की जानकारी देने के लिए पुलिस में दर्ज की जाती है। अब कोई अपराध किया तो जब तक हम एफआईआर नहीं करेंगे जाके थाने में, तब तक थाने ना तो पुलिस को पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ अपराध हुआ है, और ना ही जिसके खिलाफ हम कंप्लेन कर रहे हैं उसे पता चलेगा कि मेरे खिलाफ जो है थाने में कंप्लेन हो चुकी है। तो एफआईआर जो होती है वो फर्स्ट कॉपी होती है जिसपे तहत आप जो है आगे की कार्रवाई किसी भी कोर्ट में लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आदेश का क्या अर्थ है, यानी कि ऑर्डर। न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश, गवाही, संपत्ति का हस्तांतरण, पुलिस का बयान। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो गया न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश। आदेश वह निर्देश है जो अदालत किसी मामले में देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि प्ली बार्गेनिंग का क्या तात्पर्य है। ठीक है, मुकदमा खत्म करना, आरोपी और अभियोजन पक्ष के बीच समझौता, अदालत का निर्माण, संपत्ति का मामला। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, आरोपी और अभियोजन पक्ष के बीच समझौता। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। प्ली बार्गेनिंग में आप आरोपी कम सजा पाने के लिए अपराध स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है, कम सजा पाने के लिए। कभी कभी जो गुनहगार होते हैं, आरोपी होते हैं, वो अपनी सजा को कबूल कर लेते हैं जिससे कि उन्हें जो है कम सजा मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिसूचना का क्या अर्थ है। न्यायालय का आदेश, सरकारी सूचना, अपराध का विवरण, संपत्ति का मामला। ठीक है, तो आपका जो इसका राइट आंसर है वह हो गया सरकारी सूचना। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिसूचना वह आधिकारिक सूचना है जो सरकार किसी नियम, आदेश या कानून को लागू करने के लिए जारी करती है। धारा 302 यानी सेक्शन 302 किससे संबंधित है। संपत्ति विवाद से, हत्या का अपराध, गवाही देना, चोरी का अपराध। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, हत्या का अपराध। ऑप्शन बी आपका इसका
राइट आंसर हो गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के अपराध से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिफॉल्ट का क्या अर्थ है। ठीक है, डिफॉल्ट का जो है आपका क्या अर्थ है, न्यायालय का अधिकार आदेश या फिर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, अपराध की रिपोर्ट या फिर संपत्ति का हस्तांतरण। तो अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। डिफॉल्ट का मतलब किसी समझौते या दायित्व को पूरा ना करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है जिरा। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन का तात्पर्य क्या है। न्यायालय का फैसला, गवाह से प्रश्न पूछना, अनुबंध हस्ताक्षर करना, अपराधी को सजा देना। तो गवाह से प्रश्न पूछना। ठीक, जब हम किसी कोर्ट में केस होता है तो दो, अब मैं अभी जस्ट बोली, एक गुनहगार होते हैं, एक जो कि गुनाह किए ही नहीं रहते हैं, तो दो लॉयर होते हैं। ठीक, अब हमने किसी एक से को सवाल पूछा, दो व्यक्ति कटघरे में तो खड़े हैं ना, किसी एक से एक सवाल पूछा। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे कि जो उस गवाह से जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जिरा होगा दोनों में, जब कि जिससे कि कोर्ट में ये प्रूफ हो जाए कि कौन जो है निर्दोष है और कौन जो है आपका अपराधी है। ठीक, तो यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, जिर्रा का अर्थ है गवाह से सवाल पूछकर उसकी गवाही की सत्यता का जांच करना। ठीक है, अब हम ये तो हो गया। फिर अगर दो हैं, ठीक है, अब किसी ने देखा है किसी को मर्डर करते हुए, अगर वो गवाही देने आएगा तो उस गवाह से जो मर्डर नहीं किया है, मतलब जो मर्डर नहीं किया है उसकी तरफ से आएगा कि हाँ ये वो किया है मर्डर, ये नहीं किया है। तो जहां जो अपराधी है, जो मर्डर किया है, उसके प्रति वो गवाही दे रहा है, तो उसका जो लॉयर है उससे क्या करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछेगा। आपने कहाँ देखा, कितने बजे देखा, ऐसे करके उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में क्या होते हैं, बहुत सारे जो गवाह होते हैं वो फंस जाते हैं, और जो अपराधी नहीं होता है वो क्या होता है, अपराधी बन जाता है, और जो अपराधी होता है वो छूट जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, संपत्ति हड़पने का मतलब क्या है। अपराध करना, अनुचित रूप से किसी संपत्ति पर कब्जा करना, संपत्ति बेचना, करार करना। तो अनुचित रूप से किसी संपत्ति पर कब्जा करना, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी अन्य की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो उसे अतिक्रमण कहते हैं। ठीक, अब आप जो गांव घर में की बात करें अगर हम, तो वहां पे क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो किसान हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत जमीन है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बहुत बहुत कम जमीन होती है, तो उस जमीन को वो क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, हड़प लेते हैं। खेत की जुताई के वक्त धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो संपत्ति हड़पने का मतलब है कि अनुचित रूप से, यानी कि ना तो उन्होंने उससे मांगा ना ही कुछ और, खेत जब जोत रहे थे उसी टाइम कुछ एक हाथ दो हाथ ऐसे करते करते वो कट्ठा बीघा जो है वो क्या करते हैं, अपने साइड हड़प लेते हैं, और इसी से वो क्या बन जाते हैं, जमींदार बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरार का क्या अर्थ है। न्यायालय में उपस्थित होना, अपराध के बाद छिप जाना, सजा सुनाना, जमानत पर रिहाई। अपराध के बाद छिप जाना, कोई अपराधी अपराध करके और क्या करता है, भाग जाता है, तो हम उसे फरार कहते हैं कि वो फरार हो गया है। ठीक है, फरार का अर्थ है न्यायालय या पुलिस से बचने के लिए छिप जाना। चलिए नेक्स्ट है आपका, मुकदमा चलाना किससे संबंधित है। आरोपी को बचाना, अपराधी के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई करना, संपत्ति का मामला, गवाह की जांच। तो अपराधी के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई करना, अभियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें अपराधी के खिलाफ न्यायालय में सबूत पेश किए जाते हैं। धारा 144 का क्या उद्देश्य। ठीक है, पुलिस जांच, दंगा रोकने के लिए, निषेधाज्ञा, संपत्ति का विवाद या फिर न्यायालय का आदेश। तो 144 आपका दंगा रोकने के लिए, यानी कि धारा 144 का उपयोग शांति बनाए रखने और आपका सार्वजनिक सभा पर रोक लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि जब आपका धारा 144 लगा रहता है तब आप 2 से 3 लोग, मतलब 1 से 2 बात तो कर सकते हैं, 3 से 4 लोग से ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। किसी सभा में जाके मतलब सभा नहीं बुला सकते हैं, बात नहीं कर सकते, मतलब इकट्ठा बहुत सारे लोगों के बात नहीं कर सकते। 144 आपका वही होता है। नेक्स्ट है कि परामर्श का अर्थ क्या है। वकील या सलाहकार, गवाह, न्यायालय का आदेश, अनुबंध। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो गया,
इसका जो है आपका राइट आंसर हो गया वकील या सलाहकार। क्या हो गया? वकील या सलाहकार। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। परामर्श का अर्थ है वकील या कानूनी सलाह देने वाला व्यक्ति। अधिस्थगन स्टे ऑर्डर का क्या तात्पर्य है? मुकदमे का अंत, न्यायालय द्वारा प्रक्रिया रोकना, संपत्ति का हस्तांतरण या फिर गवाही देना। तो न्यायालय द्वारा प्रक्रिया को रोकना। जब अदालत किसी कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक देती है तो उसे स्टे ऑर्डर कहा जाता है। आरोप पत्र, ठीक है, चार्जशीट, ठीक है, का तात्पर्य क्या है? अपराधी का बयान, पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, संपत्ति का हस्तांतरण या फिर गवाह का बयान। तो पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट। चार्जशीट जो है आपका एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें पुलिस आरोपी के खिलाफ आरोप दर्ज करती है। दंडात्मक कार्यवाही, ठीक है, का अर्थ क्या है? आरोपी को सजा देना, न्यायालय में अपील करना, अपराधी को माफ करना या फिर पुलिस की जांच। तो दंडात्मक कार्यवाही का अर्थ है अपराधी को कानून के अनुसार सजा देना। क्या हो गया? अपराधी को जो है कानून के अनुसार सजा देना, यानी कि आप आरोपी को सजा देना। नेक्स्ट है आपका कि कबूलनामा का अर्थ क्या है? अपराध को स्वीकार करना, न्यायालय का आदेश, गवाह का बयान, संपत्ति का विवाद। तो अपराध को स्वीकार करना, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका संविदा। कॉन्ट्रैक्ट का तात्पर्य है क्या? संपत्ति का हस्तांतरण, दो पक्षों के बीच कानूनी समझौता, गवाही देना या फिर अपराध करना। ठीक, तो आपका इसका राइट आंसर हो गया दो पक्षों के बीच जो है कानूनी समझौता। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। संविदा वह कानूनी समझौता है जो दो या अधिक पक्षों के बीच सहमति से किया जाता है। गैर जमानती अपराध, ठीक है, नॉन वेलेबल ऑफेंस जो है क्या है? अपराध जिसके लिए जमानत नहीं मिल सकती, संपत्ति से संबंधित मामला, अदालत का आदेश, अपराधी को जो है माफ करना। ठीक है, तो अपराध जिसके लिए जमानत नहीं मिल सकती है, गैर जमानती अपराध। ठीक है, अपराध वह है जिसमें न्यायालय जमानत देना आवश्यक नहीं समझता है, गैर जमानती अपराध यानी कि नॉन वेलेबल ऑफेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि अनुबंध का उल्लंघन का क्या अर्थ है? ठीक है, अनुबंध की शर्तों का पालन करना, अनुबंध की शर्तों का पालन ना करना, अपराध करना, संपत्ति का हस्तांतरण। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो गया अनुबंध की शर्तों का पालन ना करना। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। अनुबंध का उल्लंघन तब होता है जब एक पक्ष समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है। घोषणा, ठीक है, डिक्लेरेशन का क्या अर्थ है? कानूनी अधिकारों की पुष्टि करना, संपत्ति बेचने का अधिकार, आदेश, गवाही देना या फिर अपराध का दोषारोपण। तो घोषणा का जो आपका अर्थ है वह होता क्या है? तो वह होता है आपका कानूनी अधिकारों की पुष्टि करना। घोषणा का मतलब है अदालत द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों या दायित्वों की पुष्टि करना। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि गोपनीयता का कानूनी महत्व क्या है? गोपनीयता का जो आपका कानूनी महत्व है वह क्या है? न्यायालय का अधिकार, आदेश, सूचनाओं को निजी सुरक्षित रखना, गवाही देना, अनुबंध करना। तो सूचनाओं को निजी और सुरक्षित रखना। गोपनीयता का मतलब है किसी संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कुर्की, ठीक है, का क्या तात्पर्य है? संपत्ति का अधिग्रहण, अपराध का आरोप, न्यायालय द्वारा संपत्ति जब्त करना, अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? न्यायालय द्वारा संपत्ति जब्त करना। ऑप्शन से आपका इसका राइट आंसर हो गया। कुर्की वह प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय संपत्ति को जब्त करने का आदेश देता है, यानी कि कुर्की जब्ती। ठीक है, कुर्की जब्ती हम लोग इसी को इस नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि अभियोजन पक्ष में कौन होता है? न्यायाधीश, आरोपी, अपराधी के खिलाफ मामला चलाने वाला पक्ष या फिर गवाह। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? अपराधी के खिलाफ मामला चलाने वाला पक्ष। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। अभियोजन पक्ष वह होता है जो अदालत में आरोपी के खिलाफ सबूत प्रस्तुत करता है। प्रत्यर्पण का क्या तात्पर्य है?
ठीक है, आरोपी को गिरफ्तार करना, एक देश से दूसरे देश में आरोपी को सौंपना, संपत्ति का विवाद, या फिर न्यायालय का आदेश। तो आपका इसका राइट आंसर हो गया एक देश से दूसरे देश में आरोपी को सौंपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सजा निलंबन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अपराधी को सजा देना, सजा को अस्थायी रूप से स्थगित करना, अपराध की जांच करना, या फिर गवाह से पूछताछ करना। सजा निलंबन क्या है क्वेश्चन हमारा, सजा निलंबन का अर्थ क्या होता है। तो सजा को अस्थायी रूप से स्थगित करना, सजा निलंबन का अर्थ है सजा को एक निश्चित समय के लिए रोक देना। पूर्वाग्रह का कानूनी अर्थ क्या है, निष्पक्षता, किसी पक्ष के प्रति झुकाव, अपराध का सबूत, अनुबंध की शर्त। आप अगर देखा जाए तो 43 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वह हो गया किसी पक्ष के प्रति झुकाव। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। पूर्वाग्रह का मतलब है किसी मामले में बिना कारण के एक पक्ष की ओर झुकाव रखना। अंतरिम आदेश, ठीक है, अंतरिम आदेश का क्या तात्पर्य है, अंतिम निर्णय, अस्थायी आदेश, गवाह का बयान, या फिर संपत्ति का मामला। तो अंतरिम आदेश वह है जो न्यायालय किसी मामले के अंतिम निर्णय से पहले अस्थायी रूप से जारी करता है। क्या करता है, अस्थायी रूप से जारी करता है। तो अस्थायी आदेश, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। मुकदमे की अवधि क्या है, ट्रायल पीरियड। ठीक है, गवाही का समय, अपराधी के खिलाफ जांच का समय, न्यायालय में सुनवाई की पूरी प्रक्रिया, संपत्ति के विवाद का समाधान। तो मुकदमे की अवधि वह समय है जिसमें न्यायालय मामले की सुनवाई करता है। क्या करता है न्यायालय, न्यायालय जो है आपका वह मामले की सुनवाई करता है, यानी न्यायालय में सुनवाई की पूरी प्रक्रिया। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर होगा। गवाही का रिकॉर्ड का क्या मतलब है, गवाह का लिखित बयान, संपत्ति का हस्तांतरण, अपराध का विवरण, अनुबंध करना। गवाही का रिकॉर्ड वह होता है जिसमें गवाह अदालत में दिए गए अपने बयान को लिखित रूप से प्रस्तुत करता है। क्या करता है, लिखित रूप से प्रस्तुत करता है, यानी ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि अवमानना, ठीक है, का क्या अर्थ है, अदालत का सम्मान करना, अदालत के आदेश की अवहेलना, अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, अपराध करना। ठीक, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, अदालत के आदेश की अवहेलना करना। अवमानना का अर्थ है अदालत के आदेश का पालन न करना या अदालत का अपमान करना। गवाह कौन होता है, न्यायाधीश, अपराध का बयान देने वाला व्यक्ति, वकील, या फिर अभियुक्त। गवाह वह व्यक्ति होता है जिसने घटना देखी हो और अदालत में बयान दे सकता हो। तो यानी अपराध का बयान देने वाला व्यक्ति। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि तारीख का क्या मतलब है। ठीक है, तारीख का क्या मतलब है, मुकदमा समाप्त करना, अदालत की कार्यवाही को अगली तारीख तक स्थगित करना, गवाह से पूछताछ करना, न्यायालय का निर्णय। ठीक है, तो अदालत की कार्यवाही को अगली तारीख तक स्थगित करना जो है आपका तारीख कहलाता है। यानी कि जब अदालत कार्यवाही को किसी और दिन के लिए स्थगित करती है तो इसे तारीख देना कहते हैं। तारीख पे तारीख आपने सुना होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पुनर्विचार याचिका। ठीक है, पुनर्विचार याचिका का क्या तात्पर्य, नए सिरे से मुकदमा चलाना, न्यायालय के निर्णय पर पुनः विचार करना, पुनः विचार, गवाह का बयान लेना, संपत्ति का विवाद। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार करना, यानी कि पुनः विचार करना। पुनर्विचार याचिका वह प्रक्रिया है जिसमें अदालत से उसके निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाता है। जब अदालत कोई फैसला सुना देता है और आप उससे संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि जज जो है वो गलत है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, बात बोल सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने फैसले पे एक बार फिर से विचार करें। ठीक है, चलिए अब जो ये है आपका प्यून का पीडीएफ नोट्स है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सिर्फ 99 रुपीज में। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। भारतीय सिविल सेवा में, ठीक है, शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। भारतीय सिविल सेवा जब हमारा प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम जो है भारतीय जो थे आपके पहले ऐसे कौन से भारतीय थे जो सिविल सेवा में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, ए.ओ. ह्यू। ठीक, अब देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। इन्होंने बिहार सिविल मतलब
इंडियन सिविल सर्विसेज में जो है 1863 में उपलब्धि प्राप्त की थी। कब? 1863 में जो है उपलब्धि प्राप्त की थी। ठीक, अब क्या होता था ना पहले कि जब ब्रिटिश का जो राज था हमारे भारत पे, तो उस टाइम क्या था कि अभी तो है जो सारे बच्चे सिविल सेवा का एग्जाम देते हैं, पहले था कि आपका इसका जो एग्जाम होता था वो देने के लिए हमें लंदन जाना होता था, और वहां जो है जाके अगर बोला जाए तो मतलब कोई अफोर्ड नहीं कर पाते थे जो वहां जाके इस एग्जाम को दे के क्वालिफाई करे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो हमारे पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन जाके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई ही नहीं किया, ज्वाइनिंग भी हुई इनकी। और कब इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की? तो 1863 ईस्वी में इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए हम देखेंगे लाला लाजपत राय भी हैं आपकी, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं आपके, एओ ह्यूम भी हैं आपकी। एओ ह्यूम के बारे में अगर मैं बताना चाहूंगी तो ये आपके क्या हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संस्थापक हैं, जो कि 1885 में इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, एओ ह्यूम ने। हम इसके बारे में आगे देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा जो दूसरा सवाल है वह क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था वह किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है और आप सभी को आता होगा। ठीक है, 1857 में, 1947 में, 1905 में या फिर 1930 में? तो 1857 में। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये 1857 की जो क्रांति थी ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, क्या था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। 1947 की बात करें तो 1947 में जो है हमारा देश क्या हो गया था? आजाद हो गया था। 1905 में आपका क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 1930 में आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या हुआ था। जो बच्चे बिहार सिविल कोड कलर की तैयारी कर रहे हैं और प्यून की तैयारी कर रहे हैं, कलर का एग्जाम तो आपको पता ही है 22 दिसंबर से होने वाला है, तो वो बच्चे जो है इस रिवीजन बैच को ले सकते हैं। इस पे अभी भी जो है आपका 50% का डिस्काउंट चल रहा है। दिवाली 50 विदाउट स्पेस आपको जो है कूपन कोड में अप्लाई करना है, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको वहां पे। और इसमें जो है आपको ना ही आपको पीडीएफ लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा अलग से लेने की जरूरत पड़ेगी। वैसे 10 मॉक टेस्ट जो है वो सारे बच्चों के लिए है, तो मैं कल के वीडियो में भी बोली थी और आज सुबह वाले में भी बोली थी कि आप लोग जो है मॉक टेस्ट लगाइए और बताइए कि कितना स्कोर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो वो इन्हें इस बैच में जो है फ्री मिल जाएगी इस क्लासेस में। और जो बच्चे लेना चाहते हैं अलग से जो है टेस्ट सीरीज जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मैसूर का बाघ के रूप में जाना जाता था? मैसूर का बाघ के रूप में जाना जाता था। बाघ बोले तो शेर, बहुत जगह आपको मैसूर का शेर भी कहा जा सकता है। टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस। ऑब्वियसली कौन थे भाई? टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। यानी कि ऑप्शन ये आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। इनका जन्म जो है आपका वह 1 दिसंबर 1751 में हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1751 में हुआ था। और अगर मैं इनकी मृत्यु की बात करूं तो 4 मई 1799। कब हुआ था? 4 मई 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी मृत्यु जो आपकी हुई थी, ठीक है, इनकी मृत्यु जो आपकी हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, जहां यहाँ जो है इस राजधानी थी इनकी राजधानी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। मारा कौन था भाई? अब इन्हें जो है 2 लोग मिलके मारे थे। वो कौन थे? एक थे आपके गुरी गौरा। ठीक है, कौन थे? गुरी गौरा। और आपके थे नंजे गौरा। कौन थे? गुरी गौरा, गुरी गौरा और नंजे गौरा। ये नाम बिल्कुल नया होगा।
ठीक है। इन दोनों ने मिलके क्या किया था, टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी, यानी कि टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में। उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वो इनके मतलब राज्य पे जो है वो आके सैनिक लेके चढ़ाई कर दिए थे, जिसकी वजह से अपनी सेना के नेतृत्व करने के चक्कर में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, क्लियर है आप लोगों का? जो क्वेश्चंस क्लियर ना हो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1919 में, 1920 में? तो 1885 में किसने किया था? एओ ह्यूम ने। 1905 में मैं बता चुकी हूँ इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी, बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, और रॉलेट एक्ट, ठीक है। एओ ह्यूम, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट 1919, 1905 में बंगाल विभाजन। और अगर मैं 1907 की बात कर लूं तो आपका सूरत अधिवेशन, ठीक है, सूरत अधिवेशन। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। राजेंद्र प्रसाद की अगर मैं बात कर लूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके पहले राष्ट्रपति थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आपके कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्विट इंडिया आंदोलन के दौरान डू और डाई का नारा किसने दिया था? डू और डाई यानी कि करो और मरो का नारा किसने दिया था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? मतलब अगर हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिस नहीं होगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक। वो मरे कब थे? तो 30 जनवरी 1948, यानी आजादी के 1 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद ये जो है मतलब कि ये आपके 1915 तक, ठीक, कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक। वहां से 1915 में जो है ये भारत आए थे। अब भारत आने के बाद इन्होंने क्या किया था? इनका पहला सत्याग्रह आपसे अगर पूछ दे तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद इनका चंपारण सत्याग्रह के बाद आपका क्या हो गया था? खेरा आंदोलन, फिर आपका अहमदाबाद मील था, ठीक है। अहमदाबाद मील जो कि एक भूख हड़ताल था, पहली भूख हड़ताल, महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल तो कौन सी हो गई? अहमदाबाद मील वाली हड़ताल, ठीक है। ये इनके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन्होंने उसके बाद के असहयोग आंदोलन को लाया था। फिर इन्होंने क्या किया? चौरा चौरी कांड हुआ था, काकोरी कांड हुआ था। चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया गया था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को रोक दिया था चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है। चलिए, काकोरी ट्रेन कांड भी था आपका, जिसमें गवर्नमेंट के जो भी जा रहे थे, आपके गवर्नमेंट के जो गोल्ड वगैरह जा रहे थे उसको लूट लिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919, 1920, 1930, 1947? 13 अप्रैल 1919 में जो है आपका ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में, ठीक है। कहाँ पे? अमृतसर में ये आपका हुआ था, जहां पे क्या हुआ था, जो एक मतलब बैसाखी का समय था, तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो आपके जनरल ओ डायर और एच डायर को लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। तो वहां पे क्या कर दिया गया कि गोली चलाने का हुक्म दे दिया गया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे बहुत सारे लोग जो है मारे गए। उसमें एक बच्चा बच गया था, उद्धम सिंह। कौन बच गया था? उद्धम सिंह। इस पे एक मूवी भी आई थी, जिन्होंने लास्ट में जाके क्या किया था? जनरल
ओ डायर या फिर एच डायर, जो भी जिन्होंने गोली चलाने के लिए हुक्म दी थी, बताइएगा दोनों में से कौन दिया था, उसको मार दिए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। लाला लाजपत राय, भगवत सिंह, भागत सिंह। ठीक है। उसके बाद थे आपके करतार सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, करतार सिंह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने। तो किसने किया था यह, महात्मा गांधी ने। और ये दांडी मार्च शुरू कहां हुआ था, तो साबरमती आश्रम से। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी। इंडियन स्ट्रगल जो है पुस्तक है, यह किसने लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने। तो किसने लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, 1905 में, 1911 में, 1947 में, 1930 में। तो 1905 में। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। 1947 में आपका देश आजाद हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वह इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में आपका इमरजेंसी लगा था। उसके बाद इंदिरा गांधी जब सभा में जाती थी पहले, तो इन्हें गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता था। किसी को नहीं पता था कि ये एक दिन जाके ऐसी राजनेता बनेंगी कि ये एक दो बार नहीं, लगभग 3-4 बार जो है आपका, 3 बार जो है ये आपकी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। ठीक है। जबकि इन्हें ये बहिष्कार करके निकाल भी दिया गया था कि ये इतने दिनों तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, लेकिन इन्होंने फिर से जब वो उनकी वो जो अवधि थी 3-4 साल की खत्म हो गई, फिर इन्होंने चुनाव लड़ा और फिर इन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर था, क्योंकि उसके बाद तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होने लगे थे। पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, 1757, 1761, 1857, 1820। तो पलासी की जो लड़ाई है ना आपकी, वह 1757 में लड़ी गई थी। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया, 23 जून 1757। एक बार आप लोग डेट देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है। ये जो है जब हम मतलब यहाँ 1757 से जब हम 1857 को जोड़ते हैं ना, तो लगभग 100 साल बाद जो है भारत में, मतलब पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है आपका 1857 में 100 साल बाद हुआ था। ठीक है। कितने साल बाद, 100 साल बाद हुआ था। ठीक है। अब देखिए ये जो है ना आपका 1757 से 1857 को जोड़ने का काम जब हम बीपीएससी मेंस का जब क्वेश्चन लिखते हैं ना, तब ये आता है। ठीक है। फिलहाल तो आप लोग सिविल कोड के लिए हैं, तो फिलहाल ये देखा जाए। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। ठीक है। भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, जवाहरलाल नेहरू ने। भगत सिंह ने, सबसे कम उम्र में इन्हीं को फांसी मिला था। ठीक है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1919, 1920, 1930, 1947, 1919 में। भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया।
क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942, 1947, 1930 या फिर 1920? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1942 में। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि किसने महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा कहा था? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल ने? तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। और ये एक रेडियो पे कहा गया था, ठीक है, महात्मा की उपाधि ने रेडियो पे दिया गया था। 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर ने, मंगल पांडे ने, तात्या टोपे ने, तात्या टोपे ने। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कहां से थी? तो ग्वालियर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मेरठ से आपके कौन थे? मंगल पांडे। बिहार से आपके कौन थे? तो कुंवर सिंह। आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। पहला भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वह कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रामन्ना, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। प्रसिद्ध नमक मार्च यानी दांडी मार्च किस स्थान से शुरू हुआ था? साबरमती, दांडी, सूरत, अहमदाबाद? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। भारतीय होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? लोकनायक तिलक ने, गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने? लोकनायक तिलक ने। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में किस वर्ष बट गई थी? 1907 में, 1920 में, 1942 में, 1930 में? तो 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह दो गुटों में बट गई थी, एक नरम दल और एक आपका था गरम दल। ठीक है, नरम दल में आपके आते थे जो बुजुर्ग थे थोड़े से, ठीक है, और गरम दल में आपके आते थे भगत सिंह, खुदीराम बोस, ये सब आपके आते थे गरम दल में। ठीक है, नरम दल में आपके लाला लाजपत राय आ जाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाते थे, ये सारे लोग आ जाते थे। ठीक है, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? समाज शास्त्र यानी कि सोशल साइंस, जिसमें आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, ये सारे चीजें आते हैं हमारे समाज शास्त्र में। तो ये पढ़ाई जो है शुरू की गई थी कौन से विश्वविद्यालय से? ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से? तो ये जो है आपकी बम्बई विश्वविद्यालय से जो है पढ़ाई शुरू की गई थी। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्थाएं विश्व बैंक समूह के संबंधित नहीं है? IMF, IBRD, ADB, IDA? तो कौन सा संबंधित नहीं है आपसे पूछ रहा है? तो IMF। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। जो बच्चे क्लर्क और प्यून की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रिवीजन बैच है। जल्दी से जल्दी आप इस रिवीजन बैच को लेके अपना जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है आप रिवाइज कर सकते हैं। अभी भी आपका जो इस कोर्स पे है 50% का डिस्काउंट है, दिवाली 50। कूपन कोड क्या है? दिवाली 50 विदाउट स्पेस, कैपिटल लेटर में आपको कूपन कोड में टाइप करना है, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कलर के बच्चों के लिए PDF और मॉक टेस्ट जो है वो आपको वहां पे फ्री में मिल जाएगी। तो और मॉक टेस्ट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है लगाने के लिए। जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक होता है तब हम क्या करते हैं, बैठ के मॉक टेस्ट लगाते हैं और ये देखते हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि हमने जो अभी तक तैयारी की है हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट लगाने के लिए। तो ये 10 मॉक टेस्ट जो है आपका वो तो सारे बच्चों के लिए, तो वो सारे बच्चे जाके मॉक टेस्ट लगाए। और ये 30 मॉक टेस्ट जो है वो पेड है, तो वो जाके आप वहां से परचेज करके इसे ले सकते हैं और इसे भी आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? ठीक है, चलैया कमेटी, दांतावाला कमेटी, नरसिम्हा कमेटी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका राइट आंसर हो गया नरसिम्हा कमेटी। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट है कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, निजी बैंकों का नियंत्रण करना, शेयर बाजार का नियंत्रण करना, बहुमूल्य धातु बाजार का नियंत्रण करना। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। क्या हो गया? ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत में जो है आपका रिजर्व बैंक वर्ष में एक बार क्या करती है? एक बार अपनी मुद्रा नीति जारी करती है। आरबीआई जो है आपका वो वर्ष में यानी साल में एक बार ही क्या करती है? तो एक बार जो है मुद्रा नीति जारी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय में, संसद में, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। तो ये जो है आपका नासिक प्रिंटिंग प्रेस में जो है भारतीय मुद्रा छापी जाती है। ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो वहन करने में बहुत कठिन है, कमाने में बहुत कठिन है, विकसित देशों का है या फिर विकासशील देशों का है। ठीक है, तो ये जो है ना आपका विकसित देशों का है। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा। अब अमेरिका के डॉलर को हम दुर्लभ मुद्रा में काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो जो डॉलर है आपका वो हमारे ना तो इंडिया में चलता है, क्योंकि हम लाएंगे उसे तो यहाँ क्या करना पड़ता है? हमारे करेंसी में जो हमारा जो आपका रुपया है उसमें उस डॉलर को चेंज करवाना कर पड़ता है, फिर हम उस डॉलर का यूज कर सकते हैं अपने रुपया में। वैसे जैसे हम भारत से अगर अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका जाने के बाद हमारे पास जो इंडियन करेंसी होती है उसे हमें वहां के डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम वहां पे कुछ परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया दुर्लभ मुद्रा का आसान सा इजी सा एग्जाम्पल। तो ये विकसित देशों का है। ठीक है, किसका है? विकसित देशों का है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? वारसूर में, ताल में, आरंग में या फिर रतनपुर में? तो मामा भांजा का जो मंदिर है ना वह आपका है वारसूर में। कहाँ है? वारसूर में है। ऑप्शन है आपका इसका राइट आंसर हो गया। छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के वारपुर में स्थित है यह मंदिर। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के वारसूर में जो है ये स्थित है यह मंदिर। और ये मंदिर जो है शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है भूमि विकास बैंकों के रूप में, वाणिज्यिक बैंकों के शाखाओं के रूप में, अनिर्धारित बैंकों से या फिर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति या फिर राजशेखर। ठीक है, तो कौन है भाई स्वप्नवासवदत्ता के लेखक आपके? तो ये हैं आपके भास, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान या फिर परमार। तो किसका था? यह जो था आपका चंदेल, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है आपका ये खजुराहो मंदिर स्थित है। और इस मंदिर को जो है एक रात में 2 शिल्पकारों को बनाने के लिए बोला गया था और ये मंदिर एक रात में ही बनके तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। धोंदू पंत वास्तविक नाम था। धोंदू पंत जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तात्या टोपे, नाना फडणवीस का, नाना साहब का या फिर बाजीराव द्वितीय का? तो धोंदू पंत जो नाम था वह नाना साहब का था। किसका था? नाना साहब का था। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। और नाना साहब जो थे वे अंतिम पेशवा थे। ठीक है, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। क्या थे? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र क्या होता है? तो गोद लिया हुआ पुत्र को ही हम क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये नाना साहब थे वो 1857 में जो क्रांति जो हुई थी उसमें ये कानपुर से युद्ध लड़े थे। कौन? तो नाना साहेब। चलिए नेक्स्ट है आपका कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है?
ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो था दुर्गेश नंदिनी, ये पहली पुस्तक थी इनकी जो इन्होंने लिखा था, और इन्हीं का एक बुक है आपका, इन्हीं का एक पुस्तक है, उपन्यास है आनंद मठ। तो आनंद मठ में जो है आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जो है वो संकलन किया हुआ है, किसका? आनंद मठ में। और राइटर कौन है आपके? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर नन ऑफ दीज। तो श्रीलंका जो है आपका वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ठीक है, आप ये सब कह सकते हैं कि अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। चलिए नेक्स्ट है कि मैराथन दौड़ में कुल कितनी दूरी होती है? 20 मील 385 गज, 26 मील 385 गज, 28 मील 300 गज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ में कुल दूरी होती है। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज तुगलक ने। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपके अलाई दरवाजा का निर्माण करवाए थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान। तो ऐसा कौन सा देश है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का संगठन का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो आपके कौन सा हो गया? म्यांमार, यानी कि ऑप्शन है आपका इसका राइट आंसर हो गया। तो ये जो आपका एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसमें टोटल कितने देश है? तो टोटल आपके इसमें 8 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं? टोटल 8 देश हैं। और इसकी जो स्थापना है, इस संगठन की स्थापना वो 7 से 8 दिसंबर 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 7 से 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये 8 देश जो हैं आपके कौन कौन से हैं? तो भारत, मालदीव, श्रीलंका, भूटान। ठीक है, कौन से हैं? भारत, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान। ये आपके क्या हो गए? टोटल 5 देश हो गए। बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, टोटल कितने हो गए आपके? इन तीनों को मिला के टोटल 8 देश हो गए। ठीक है, तो एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में टोटल 8 देश हैं, जिसकी जो स्थापना है वह 7 से 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। ठीक है, टोटल 8 देश का अगर हम नाम देख ले तो भारत, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश है। ठीक, इसका जो मुख्यालय है आपका, यह आपका काठमांडू में है। कहाँ पे है? मुख्यालय की अगर मैं बात कर लूं तो मुख्यालय आपका हो गया काठमांडू। ठीक है, कहाँ हो गया? काठमांडू। चलिए, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं कि इजराइल देश का निर्माण किया गया था। इजराइल देश का जो निर्माण है वह किया गया था। ठीक है, बौद्धों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, ज्यूजों के लिए या फिर मुसलमानों के लिए। तो इजराइल देश का जो निर्माण है वह आपका ज्यूजों के लिए किया गया था। ज्यूजों के लिए जो है किया गया था। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। यहूदियों के लिए जो है 1948 में। ठीक है, कब? 1948 में। किसके लिए? तो यहूदियों के लिए। किसके लिए? यहूदियों के लिए 1948 में जो है आपका इजराइल नामक देश का निर्माण किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? यहूदियों के लिए इजराइल नामक देश का निर्माण किया गया था। चलिए, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन। देखने से पहले देखेंगे कि जो बच्चे प्यून की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बैच है, रिवीजन बैच, जिसमें आपका अभी भी 50% डिस्काउंट का जो है कूपन कोड चल रहा है, स्टार्ट है। आप लेके जा सकते हैं,
कोर्स जो है आप वो ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, जहां पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है दिवाली 50 विदाउट स्पेस, आपका 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है आपको इसमें पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कलर का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? तो मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है, तो ये 10 टेस्ट तो सारे बच्चों के लिए, तो सारे बच्चे जाके मॉक टेस्ट लगाएं। और ये 30 मॉक टेस्ट जो है आपका वो पेड है, तो वो ये जो टेस्ट सीरीज जो भी लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट, वो जाके एप्लीकेशन से इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई थी, नेशनल कैडेट कोर की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1946 में, 1948 में, 1949 में, या फिर 1965 में? तो 1948 में। कब? 1948 में। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। इसका आदर्शवादी एकता और अनुसंधान है, एनसीसी। ठीक है, हम क्या कहते हैं इसे? एनसीसी कहते हैं, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका क्या हो गया? आदर्श जो है वह वाद्य एकता, ठीक है, आदर्श वाद्य एकता और अनुसंधान है, आदर्श वाद्य एकता और अनुसंधान है। ठीक है, नेक्स्ट है, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी अल्बानिया, फ्रांस, ग्रीस या फिर इटली? तो मदर टेरेसा की जो जन्मभूमि थी ना बच्चों, वो थी अल्बानिया। कहाँ की थी जन्मभूमि? अल्बानिया। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? जनजाति समाज में जो है आपका इन चारों चीजों में से जो है क्या नहीं पाया जाता है? श्रम विभाजन, युवागृह, महिला की आजादी, सरल अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो श्रम विभाजन जो है वह जनजातीय समाज में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। बहुत सर्दी है। रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है? सॉरी, रामेश्वरम जो है आपका वह किस राज्य का हिस्सा है? ठीक है, आंध्र प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का या फिर केरल का? तो किसका है? यह तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में यह स्थित है रामेश्वरम। कहां पे? तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में यह रामेश्वरम स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ठीक है, क्या होता है? देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, या फिर प्रधान मध्य रेखा प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि बोडो निवासी हैं गोरो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के, या फिर मध्य प्रदेश के? तो ये जो है आपके गोरो पहाड़ी के निवासी हैं। बोडो जो निवासी हैं बोडो, वह आपके गोरो पहाड़ी के निवासी हैं। ठीक है, बोडो जो है जनजाति भारत के पूर्वी भागों में, ठीक है, पूर्वी भागों में जो है यह आपका है जनजाति भारत के। ठीक है, अगर इसका जो मुख्य रूप से जो है ये असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है मुख्य रूप से? असम, मेघालय और मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट एटना है एक पर्वत, एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी या फिर एक पठार? तो माउंट एटना जो है ना वह है आपका एक ज्वालामुखी। क्या है? एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है।
ठीक है, क्या है, माउंट एटना जो है वह यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और जो कि यूरोप के, कहाँ पे, यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर अवस्थित है। कहाँ पे है, यूरोप के इटली के सिसिली नामक स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि हिमालय का पर्वत पदीय पदार्थ प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय या फिर अरावली। तो क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर, शिवालिक। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो केरल। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। 90% रबर। ठीक है, भारत में जो पहला कृत्रिम कारखाना था रबर का, वो 1955 ईस्वी में बरेली में स्थापित किया गया था। कब, 1955 ईस्वी में बरेली में। और केरल से ही आपका 90% रबर जो है वो उत्पादक होता है। नेक्स्ट है कि आम्र वर्षा है आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ठीक है, या फिर आम की फसल। तो आम्र वर्षा जो हो गया वह हो गया आपका बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, 21 एवं 16 वर्ष, 17 एवं 15 वर्ष, 21 एवं 18 वर्ष, 24 एवं 20 वर्ष। तो 21 एवं 18 वर्ष, 21 लड़कों का और लड़कियों का 18। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है अनईमुड़ी, नीलगिरी, मलयगिरी या फिर इनाईमलई। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, नीलगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वह आपका हो गया नीलगिरी। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय, अनाज, पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन। चाय का किसका करता है, चाय का जो है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, अब ये चाय जो है आप सभी को पता होगा कि भारत में जो है बिना चाय की जो है किसी की जो है सुबह नहीं होती है। ठीक है, तब जहां पे आपका चाय का खपत ज्यादा है वहां पे क्या होगा, उत्पादन भी तो अधिक होगी ना। इसीलिए भारत अपनी आवश्यकता से भी अधिक क्या करता है, चाय का उत्पादन करता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव पे। तो अभी की क्लास जो है आपकी वह डे 3 है, जिसमें हम लोग देखेंगे जीके जीएस से कुछ ऐसे सवाल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मिक्स, आपका साइंस भी आपका इसमें है। कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं आपके, जिसमें मतलब इसमें जो है आपका कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका हो चुका है, वो आपकी हो गई नेशनल अफेयर्स। मतलब ये सारी टॉपिक्स जो है आपकी वो हो चुकी हैं 9 क्लास में। ठीक है, जिसको आपका प्लेलिस्ट जो है इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये 9 के 9 क्लासेस। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपका 2 क्लासेस और हो गया है, जिसे हमें जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स जो हमें 5 दिन में खत्म करना है, उसमें भी आपका 2 क्लास हो गया। आज तीसरा क्लासेस है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। ठीक है, कहाँ पे जो है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वह स्थित है, बेंगलोर में, छोटा नागपुर में, देहरादून में या फिर नागपुर में। तो छोटा नागपुर में। कहाँ पे स्थित है यह, छोटा नागपुर में आपका यह स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। अगर आपका यहाँ पे मतलब ये हिंदी में दिया हुआ है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ठीक है, और आपका अगर दे दे NEERI, क्या दे दे, NEERI। ठीक है, आपका एग्जाम में ये भी दे सकता है। तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। ठीक है, ये जो है आपका नागपुर यानी छोटा नागपुर में अवस्थित है। इसकी जो स्थापना है वह 1958 में हुई थी। कब हुई थी, स्थापना इसकी जो है आपकी 1958 में हुई थी। चलिए अगला सवाल है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह एक क्या थे, क्या वह एक असैनिक सेवक थे, विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे? तो वह एक असैनिक सेवक थे। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर है। जो बच्चे कलर और प्यून की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बैच है। जो अब कलर का एग्जाम आपका 22 दिसंबर को, प्यून का भी एग्जाम का डेट जो है बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो अपने प्रिपरेशन को जो है वो जारी रखना है, उसे बंद नहीं करना है। तो ये बैच उन लोगों के लिए है, वो जाके रिवीजन बैच ले सकते हैं। यहाँ पे अभी भी आपको 50% का डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। दिवाली 50 कूपन कोड है आपका, दिवाली 50 विदाउट स्पेस आपको जो है वो डालना है कूपन कोड में, आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें कलर वालों के लिए पीडीएफ और मॉक टेस्ट जो है वो फ्री है। प्यून वाले का जो है वो आपका बहुत ही जल्द जो है वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं। और जो बच्चे मॉक टेस्ट में 10 मॉक टेस्ट तो आपका सारे बच्चों के लिए, और 30 मॉक टेस्ट जो है वो पेड है। मॉक टेस्ट लगाना काफी इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस ये करने के लिए कि हम लोग इतने दिनों से जो तैयारी किया है तो हमारी तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुंची है। तो मॉक टेस्ट सारे बच्चे जाके लगाए, काफी हेल्पफुल होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को जो फांसी दी गई थी तो वो कब दी गई थी? मार्च का मंथ था, तो कब दी गई थी? 1911 में, 1921 में, 1931 में, 1941 में? तो 1931 में दी गई थी। किस चीज के लिए इन्हें फांसी दी गई थी? तो फांसी जो है आपको लाहौर षड्यंत्र के लिए दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र के लिए। नेक्स्ट है आपका कि मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? दहेज, मेहर, नजराना या फिर रकम? तो मुस्लिम विवाह में जो है आपका वधू मूल्य को क्या कहा जाता है बच्चों? मेहर कहा जाता है, मेहर। यानी कि ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। यही आपका अगर हिंदू विवाह में पूछ दिया जाए, ठीक है, हिंदू विवाह में, तो हिंदू विवाह में वधू मूल्य नहीं होता है, वर मूल्य होता है। और वो आपका क्या होता है? एक दहेज होता है, डाउरी होता है। ठीक है, दहेज और डाउरी होता है, याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? बीसी पाल ने, खुदीराम बोस ने, मदन लाल ने या उधम सिंह ने? तो लंदन में जनरल डायर को जो गोली मारी थी उधम सिंह ने मारी थी। अब ये उधम सिंह थे कौन बच्चों? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के एक बाग में हुआ था, तो वहां पे क्या हुआ था कि जनरल डायर जो है वो क्या किया था, उसे लगा था कि यहाँ पे कोई साजिश हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या किया था, जो गोली चलाने का हुक्म दे दिया था, जिसमें क्या होता, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसमें एक छोटा सा बच्चा था उधम सिंह। उधम सिंह जब वहां मतलब वो बचे थे, तो वो जब बड़े हो गए तो उन्होंने जाके क्या किया, लंदन में जनरल डायर को जो है गोली मार दी थी। ठीक है, क्या की थी? गोली मार दी थी। और अगर उधम सिंह की बात कर ले तो यह जो है आपके गदर आंदोलन का एक कार्यकर्ता और पंजाब का रहने वाला था। कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे, और गदर आंदोलन का एक नेता था। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यकता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आपकी कौन सी गैस जो है वो आवश्यकता है? O2, CO2, N2 या फिर CO2? ठीक है, तो CO2 है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि समाज शास्त्र के जनक कौन है? दुखरिम, कॉम्ट, सोरोकिन या फिर कूले? तो कॉम्ट। कौन है? कॉम्ट है, यानी ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में मिलाया जाता है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एल्युमिनियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? अश्रु गैस की तरह जो है काम में लेते हैं, H2SO2, N2 या फिर C12 को। ठीक है, तो SO2 को लेते हैं। किसे लेते हैं? SO2 को लेते हैं। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका H2CO3, HNO3, H2SO4 या फिर HCl है। तो H2SO4, ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट है कि फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या फिर विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो है आपका विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। फ्यूज क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है फ्यूज का सिद्धांत। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो हम काम में लेते हैं वह आपका क्या हो जाता है? तो वह जो है आपका अवतल दर्पण हो जाता है। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाता है। और उत्तल दर्पण की अगर मैं बात कर लूं तो उत्तल दर्पण जो है आपका गाड़ी में जो लगाया जाता है, जैसे ट्रक, बस हो गया या फिर बाइक हो गया, इन सारी चीजों में जो आपका साइड मिरर होता है उसमें आपका उत्तल दर्पण लगाया जाता है, जिससे कि जब कोई गाड़ी दूर से आ रही होती है तो वो हमें उस मिरर में बहुत ही छोटी सी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CaOH2। ठीक है, OH2। तो ये जो है आपका Na2CO3 यानी धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? इसका रासायनिक मतलब राइट आंसर हो गया। इसे जो है हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। यह जल में थोड़ी मात्रा में क्या होता है? विलय होता है तथा इसका जो होता है जलीय विलयन क्षारीय होता है। अब जैसे कि थोड़ी मात्रा में विलय होता है मतलब कि जब हम धोबी मतलब ये आपका धोने के सोडा को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? क्षारीय हो जाता है, झाग देने लगता है। और ये सिर्फ कपड़ा धोने में ही काम आता है, यानी कि हम सिर्फ कपड़ा धोने में ही धोने के सोडा का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायती राज को के अंतर्गत, ठीक है, राज्य के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के 74वां संशोधन। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। यानी कि पंचायती राज के अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। भूमि सुधार है डैश के विषयों के अंतर्गत। ठीक है, ये संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार जो है ना वह है आपका राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्लासेस अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो क्लासेस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन और PDF जो है वो अवेलेबल रहता है। वहां पे आपको हर एक चीज का PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।